हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है बेटा क्लास 10+2 से चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक चर्चा करते हैं इसके नेम के ऊपर। नेम जैसे क्या है बेटा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो हमने मूविंग चार्ज के साथ मैग्नेटिज्म को क्यों रखा है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो पढ़े थे उनसे अलग इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं हेडिंग इसके अंदर डाल देता हूँ। आप अगर लिखना चाहो तो हेडिंग में इसका नाम लिख देना बेटा, बेसिक चर्चा। हम इसका आज नेम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसका नेम इस प्रकार से क्यों है, क्या क्या टर्म इसके अंदर हम डिटेल में आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें मेरे पास एक मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है? जब करंट किसी वायर में से पास होता है, किसी भी कंडक्टर में से करंट पास होता है, इट मीन चार्ज क्या है? मोशन में। तो मैंने ये मूविंग चार्ज ले लिया, यानी किसी करंट कैरिंग वायर में से क्या पास हो रहा है? करंट। करंट इज जस्ट मोशन ऑफ चार्ज। यहाँ से करंट पास हो रहा है। तो इसके पड़ोस में मैंने कोई एक चार्ज रखा, ठीक है। क्या देखा गया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी फोर्स नहीं था। क्यों नहीं था? अगर मैं उसको कूलम्ब्स लॉ से देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, किसी भी चार्ज के ऊपर या किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर अगर किसी पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, कोई पार्टिकुलर मेरे पास ये वायर थी बेटा, इस वायर के किसी भी पोर्शन की मैंने बात की, क्या होता है? कंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो मैंने एक पार्टिकुलर अगर सेगमेंट की बात करी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन की, तो इसमें नेट चार्ज कितना होगा? 0। मैंने यहाँ पे लिखा है क्यू नेट इज इक्वल टू 0। अगर नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसके बीच में लगती है बेटा? दो चार्ज के बीच में। तो यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ चार्ज मैंने क्या रखा हुआ था? क्यू। तो ये फोर्स कितनी है? 0। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली भी यही देखा गया, जब किसी वायर में से करंट पास हो रहा था, उसके पड़ोस में अगर किसी चार्ज को रेस्ट पे रखा तो एक्सपेरिमेंटली भी ये पाया गया कि उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी। कैसे? यानी जो चार्ज जहाँ रखा था वहीं पर वो पड़ा रहा, वो उसके कारण कहीं पर भी नहीं हिल पाया। ये तो था बेटा पहला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने करके देखा, कोई प्रकार का मोशन नहीं था। तो यही कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग बैठा। फिर उन्हें क्या हुआ, बाई चांस कोई चार्ज उन्होंने मोशन के ऊपर रखा वहाँ पर, यानी वही करंट कैरिंग वायर है मेरे पास। उस करंट कैरिंग वायर के पास जो चार्ज पहले उन्होंने रेस्ट पर रखा था उसको किस में रख दिया? मोशन में। जैसे ही वो चार्ज मोशन में था तो उन्होंने ये पाया कि वो चार्ज स्ट्रेट लाइन में जैसे ऐसे मूव करवाया उन्होंने, वो ऐसे ही सीधा मूव नहीं किया, वो क्या हो गया? वो डिफ्लेक्ट हो गया, हिल गया। अब हिल गया तो इसका मतलब कोई ना कोई उसके ऊपर फोर्स लगी होगी। तो ये पाया गया कि किसी करंट कैरिंग वायर के पास या कंडक्टर के पास जब किसी चार्ज को किस में रखते हैं? मोशन में रखते हैं, v इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वो रेस्ट पर नहीं है, मूविंग चार्ज है। तो उस चार्ज के ऊपर क्या लगा? एक फोर्स। और वो चार्ज क्या हो गया? वहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया। तो आपको सिर्फ यहाँ एक बार ऐसे ही देखना है कि वो डिफ्लेक्शन हुआ, उसमें किस तरफ गया, कितना फोर्स लगा, वो आगे का पार्ट है बेटा। इस चैप्टर में डिटेल में आप उसको स्टडी करेंगे। तो अब देखिए मैंने लिखा है नाउ एफ इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब ये देखा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अब भी क्या होना था? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो अब भी क्या रहना था? 0। मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो तो अब ये नए प्रकार का जो फोर्स जनरेट हुआ वो क्या था बेटा? देखिए इस फर्स्ट पैराग्राफ से और सेकंड से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर क्या है बेटा? मूविंग चार्ज। बताया मैंने आपको, जब करंट फ्लो कर रहा है इट मीन चार्ज मोशन में है। करंट कैरिंग चार्ज क्रिएट्स वन स्पेशल टाइप ऑफ फील्ड। जब किसी भी करंट कैरिंग वायर में से करंट पास होता है तो वो एक स्पेशल टाइप का फील्ड जनरेट करता है, पैदा करता है। और ये जो फील्ड है इसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड।
अब बात ये आती है कि इस मूविंग चार्ज का जो फील्ड है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों कहा। ठीक है, हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वो क्यों नहीं था। तो एक तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो फोर्स दोनों केस में, यहाँ जैसे जीरो थी यहाँ भी कितनी रहनी थी, जीरो नहीं पाई गई, इट मीन वो इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है। क्यों कहा गया उसको मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उसको इसलिए बोला गया क्योंकि जब करंट कैरिंग वायर के पास कोई कंपास को रखा, कंपास क्या होता है बेटा, एक छोटा मैग्नेट होता है, स्मॉल मैग्नेट, जिसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो होता है। वो जब रखा गया तो उसकी जो डिफ्लेक्शन थी, यानी वो जैसे हिल रहा था वो उसी प्रकार से हिल रहा था जिस प्रकार से मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा था। तो सिमिलरिटी क्या पाई गई भी, जो मूविंग चार्ज के ऊपर जिस प्रकार की फोर्स लग रही थी उसी प्रकार की फोर्स किस पर लग रही थी, कंपास नीडल के ऊपर। और कंपास नीडल एक स्मॉल टीनी मैग्नेट होता है और उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और फील्ड को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लिखा, द सिमिलर डिफ्लेक्शन वाज शोन व्हेन वी प्लेस कंपास नीडल इन प्लेस ऑफ मूविंग चार्ज। यही डिफ्लेक्शन तब था जब मूविंग चार्ज, यहाँ पर मूविंग चार्ज की जगह मैंने क्या रखा है, कंपास नीडल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका चैप्टर का बिल्कुल बेसिक। अब हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब किसी करंट कैरिंग वायर, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के पास अगर मैं मूविंग चार्ज को रखूँगा, किसको रखूँगा, मूविंग चार्ज, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स। ठीक है, जिसके कारण वो फोर्स के कारण वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये कंक्लूजन था। अब दो चीज़ें हुई बेटा, ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर क्या है, मूविंग चार्ज। इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है एक स्पेशल टाइप का क्या पैदा कर रहा है, एक फील्ड जनरेट कर रहा है। इट मीन्स करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स वन स्पेशल टाइप ऑफ फील्ड। तो दो चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, पूरे चैप्टर में दो चीज़ों के साथ अपन इसको एंड करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टू थिंग्स इन दिस चैप्टर। वन इज करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो करंट कैरिंग वायर है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, क्योंकि इसके फील्ड के कारण ही तो ये हिला, इसके फील्ड के कारण ही तो ये हिला। तो फर्स्ट तो है मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस करंट कैरिंग वायर का, पहला पोर्शन तो ये पढ़ेंगे। दूसरा, इसने जो फील्ड पैदा किया उस फील्ड के कारण क्या लगी इसके ऊपर, एक फोर्स। तो दूसरा अपना है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, किसके कारण थी वो फोर्स, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन दो चीज़ें इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो अपना पढ़ना है करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको पढ़ने के लिए अपन दो टॉपिक का प्रयोग करेंगे। एक तो है बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है, और दूसरा क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। आधा तो चैप्टर आपका ये रहेगा, दोनों लॉ पढ़ने हैं। दोनों लॉ का काम क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। ये जो फील्ड जनरेट हो गया, यानी अब मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स जनरेट होगा, वो फोर्स टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये है बेटा बेसिक चर्चा ऑन दिस चैप्टर। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे अपन ये पढ़ लिया है यहाँ पर कि मूविंग चार्ज यानी करंट कैरिंग वायर क्या पैदा करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो सबसे पहले 10th क्लास में हम ये पढ़ के आए हैं, किसी मैग्नेट के पास, ये कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उसके पास जितने भी स्पेस के अंदर हम क्या महसूस कर सकते हैं, उसका एक फील्ड, जो वो फील्ड जनरेट करता है, वो जितनी भी जगह में होगा वो क्या कहलाएगा, उसका फील्ड, दायरा कहलाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या बात करी थी, किसी चार्ज के चारों तरफ जहाँ तक वो फोर्स डाल सकता है वो क्या कहलाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अब मैग्नेटिक फील्ड आपने ने पढ़ लिया दो चीज़ों का, एक तो मैग्नेट के चारों तरफ की जगह होती है और दूसरा क्या होता है, कोई करंट कैरिंग वायर भी क्या पैदा करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन देखिए, द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ की जगह या मैग्नेट के चारों तरफ की जगह, वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जहाँ पर इसका इफेक्ट हम महसूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने महसूस किस प्रकार किया, इस चार्ज का डिफ्लेक्ट होना ये बता रहा है कि इसने क्या पैदा किया, एक फील्ड। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब वो महसूस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक कंपास नीडल का। चैप्टर नंबर 1 के अंदर तुम एक टेस्ट चार्ज वर्ड यूज करते थे,
कोई भी चार्ज है उसकी फोर्स देखनी होती थी तुम्हें, तो क्या करते थे बेटा, ये जैसे कोई क्यू चार्ज है, इस चार्ज के कारण जिस जगह पर भी आपको फोर्स देखनी होती थी वहाँ पर क्या रखते थे, टेस्ट चार्ज। ये क्या था, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज की विशेषता क्या थी, इसका खुद का कोई फील्ड नहीं होता था, यानी इसका अप्रोक्सीमेटली फील्ड है वो 0 था, तो ये किसका फील्ड बता देता था, दूसरे चार्ज का। उसी प्रकार आपको किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का या किसी भी मैग्नेट का जब मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो उसको किससे देखोगे, कंपास नीडल से। कंपास नीडल क्या होती है, एक टीनी मैग्नेट, इट इज़ ए वेरी टीनी मैग्नेट हुज मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ टेस्ट चार्ज से। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज करता था वहाँ पर कौन करेगी, कंपास नीडल या मैग्नेटिक नीडल बोल सकते हो इसको, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं हम, बी से। किस प्रकार की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, ये नई टर्म है बेटा, इसको नाम कहते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। देखो ये सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं, थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में इसको जरूर स्टडी किया है, बट हम अब अच्छे लेवल की मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ तक तुमने सिर्फ मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, बार मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ऐसा पढ़ा था। ये कॉन्सेप्ट नया है मूविंग चार्ज का। तो ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला। ये वाली यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी हम बनाएंगे आगे, एक टर्म आएगी फ्लक्स। क्या टर्म आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ से बनाएंगे। एक बार इसको याद रखिए, एक ही बात है, टेस्ला या वेबर पर मीटर का स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, सीजीएस यूनिट होती है बेटा गॉस, जैसे गॉस थ्योरम पढ़ी थी उसी साइंटिस्ट के नाम पर, गॉस। दोनों में क्या रिलेशन है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक चर्चा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, वो भी इसी टॉपिक का कंक्लूजन है। इसको आप बेटा पॉज करके स्क्रीन को और नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा कि किसी करंट के वेरिंग वायर के पास अगर मैं कोई कंपास नीडल रखता हूँ तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। इसी को हमने जो सिलेबस में कवर करना है वो किस नाम से बेटा, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट पास करवाने के लिए मैंने एक सेल लगा रखा है, ये की है, और उसके नीचे क्या रखी हुई है, एक कंपास नीडल, और ये डायरेक्शन को मैंने दिखा रखा है। एक्चुअल में ये तो 2D के ऊपर ये डायरेक्शन आपको ऐसे दिख रही है, एक्चुअल में किस प्रकार है, अगर मैं ये ब्लैक वाले पेन मार्कर की बात करूँ तो ये इसका साउथ मान लो, ये क्या है, नॉर्थ। ये जो है ये वेस्ट डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी तरफ, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। और ये जो ईस्ट है, आउटसाइड द बोर्ड, समझ गए। इस प्रकार से मैंने एक कंपास नीडल रखी, ठीक है। इस प्रकार से ये कंपास नीडल है बेटा, इसके ऊपर ऐसे रख दी मैंने, ये कंपास नीडल है। तो क्या देखा गया कि कंडक्टर में जैसे ही करंट पास होता है, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनसाइड द कंडक्टर, साउथ टू नॉर्थ। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, करंट कंडक्टर में कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ। तो क्या देखा गया, जो ये आपकी कंपास नीडल थी, इसका कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ है। मैंने बताया वेस्ट किस तरफ है, इस प्लेन के अंदर की तरफ। तो जो नॉर्थ पोल था वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्थ पोल चला गया किसकी तरफ, ये नॉर्थ पोल है। ये किसकी तरफ चला गया, इस तरफ, वेस्ट की तरफ। देखिए यहाँ देखिए, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ। किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, ये वेस्ट की तरफ, ऐसे। वेस्ट इनसाइड द प्लेन है इसके, तो वेस्ट की तरफ चला गया। बट यहाँ 2D के ऊपर आपको देखोगे तो 2D के ऊपर तो वेस्ट आपको ऐसे दिख रहा है ना ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ चला गया। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, नॉर्थ इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट ये क्या होगी, ईस्ट, ठीक है। तो इसीलिए ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को याद रखने के लिए हम क्या नेम याद रखते हैं, स्नो रूल। समझिए स्नो रूल को क्या है, ये कैपिटल लेटर का मतलब यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये समझने आपको। करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखिए करंट कंडक्टर में कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन ए वायर। कैप्ट ओ का मतलब क्या है, जो वायर है वो कहाँ रखी हुई है, वायर इज प्लेस्ड ओवर ए नीडल। ये कंडक्टर है या इसको मैं कह दूँ वायर, एक ही बात है बेटा। ये वायर कहाँ रखी हुई है,
केप्ट ओवर ए नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखी है। तो क्या कहता है, जो उसका नॉर्थ पोल होगा, किसका नॉर्थ पोल, नीडल का, वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा, विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये करंट इज पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन ए वायर विच इज प्लेस्ड ओवर ए नीडल। वायर कहाँ रखी है, नीडल के ऊपर, तो नॉर्थ पोल किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। ये होता है बेटा स्नो रूल, इसको याद रखने के लिए। इसमें सिंपल, यहाँ पर मैंने आपको सीधा ये बता दिया था कि अगर पड़ोस में कंपास नीडल रखोगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था बेटा, आपको डायरेक्शन के साथ बताया गया कि वो नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को ऐसे कर देता हूँ, वेस्ट से कहाँ, नॉर्थ से कहाँ जाए, साउथ, तो क्या देखा गया, फिर ये देखा गया कि इसका जो नॉर्थ पोल था वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होना था, ईस्ट की तरफ। यानी विद डायरेक्शन भी करंट ऐसे जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ होगी, करंट की डायरेक्शन बदल दूंगा तो क्या होगी। इसीलिए इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से, ठीक है बेटा। तो याद रख लोगे आप इसको सिंपल स्नो रूल से। साउथ से नॉर्थ अगर किसी वायर में या कंडक्टर में करंट जा रहा है और वो कंडक्टर किसके ऊपर रखा हुआ है, निडल के ऊपर, तो जो नॉर्थ पोल है किसका बेटा, निडल का, वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट की तरफ। क्लियर। और ये भी देखा गया इसमें कि करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने से इसकी जो डिफ्लेक्शन थी वो ज़्यादा पाई गई, कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन इसमें आया, यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा इसका डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एम्पियर स्विमिंग रूल, इसी को याद रखने का ये तरीका है। आप ये मान लो कि उसमें जो कंडक्टर में करंट पास कर रहा था वो ये कंडक्टर है, नीचे क्या रखी हुई है कि कंपास नीडल, और इसके ऊपर क्या है, कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, पर्सन स्विम कर रहा है, तैर रहा है, जैसे पानी में जैसे तैरता है उसी प्रकार से वो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि पर्सन के जो यहाँ क्या है, उस पर्सन के फिट, और इधर क्या है, उसका हेड, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखा गया कि करंट मान लिया उसके फिट से एंटर कर रहा है और कहाँ से बाहर जा रहा है, हेड से। इस कंडक्टर को मैंने एक पर्सन मान लिया, मैन स्विम कर रहा है, ठीक है। तो ये था कि जो उसका नीचे नॉर्थ पोल था निडल का, वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पर तो हमने क्या कहा था, वो वेस्ट की तरफ हुआ। अब पर्सन ऐसे स्विम कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा वही सेम हो गया बेटा, ये कौन सा पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। प्लेन के अंदर ये क्या हो गया, ईस्ट, प्लेन के अंदर क्या हो गया, वेस्ट। तो वही है, ऐसे करंट जा रहा है, सेम वही है, वही करंट पास कर रहा है। तो क्या होगा, अब ये जो नीडल है ये कहता है किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, उस पर्सन का जहाँ लेफ्ट हैंड है, किसकी तरफ, लेफ्ट हैंड। बस ये बताना है। क्या करना है, पीछे वाले में जो क्या दिया था तुमने, क्या बता रहे थे तुम, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, क्या बताया था, वेस्ट की तरफ। किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था, वेस्ट। वेस्ट वाला इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसमें किसकी तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो मैंने लिखा है पूरा, इफ ए मैन स्विम्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा में वो तैर रहा है, सच दैट करंट एंटर हिज फीट, मान लिया करंट उसके फीट से एंटर कर रहा है, तो क्या कहता है, नॉर्थ पोल जो होगा किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसके बाएं हाथ की तरफ।